नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काव्या नौटियाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट द्वारा वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स का भी उद्घाटन किया गया। इसके बाद पीएम मोदी ने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता की जय के साथ ही अपना संबोधन शुरू किया और कहा कि देवभूमि विश्व के लोगों को आकर्षित करती है, इसे मां गंगा का आशीर्वाद मिल रहा है। आज से ही नवरात्र भी शुरू हुए हैं और आज के दिन मेरा यहाँ आकर हिमालय की धरती को प्रणाम करना धन्य करता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना मित्र कहकर के भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान क्या कुछ कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। ये भूमि इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण है, इस भूमि से मेरा नाता मर्म का भी है, कर्म का भी है, सत्व का भी है, तत्व का भी है। मित्र ने जीवन को आरोग्य बनाने का समाधान दिया है, वहीं से आज देश भर में अनेक नए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है। ये देश के अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन प्लांट्स की नई सुविधा के लिए मैं आप सभी को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहाड़ हो या रेगिस्तान, जंगल हो या समंदर, 10 लोग हो या 10 लाख, हर क्षेत्र तक आज हम पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। इसके लिए देश भर में 1,30,000 से ज्यादा टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं। यहां राज्य सरकार के प्रभावी मैनेजमेंट की वजह से उत्तराखंड भी बहुत जल्द 100% पहली डोज का पड़ाव पूरा करने वाला है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों की सुरक्षा एवं सेवा के लिए राष्ट्रव्यापी जीवन रक्षक ऑक्सीजन प्लांटों को समर्पित किया है। इसके लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत पुनः विश्व गुरु के बनने की ओर अग्रसर है। आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना महामारी का प्रारंभ हुआ था, तब से लेकर आज तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नेता के रूप में, एक प्रशासक की भांति ही नहीं बल्कि हमारे अभिभावक की भांति हमारा हाथ थामा और मुश्किल की घड़ी में पूरी देश को हौसला देने का काम किया। आज भारतवर्ष ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात का साक्षी है कि जिस देश को लेकर, जैसा आदरणीय मनसुख भाई कह रहे थे अभी कि विशेषज्ञ तरह तरह की आशंका जता रहे थे, उस देश ने न सिर्फ कोरोना का डटकर सामना किया बल्कि वैक्सीन बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभाई। आज जहां एक ओर हमारा विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है, वहीं दूसरी ओर विदेशों को वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम भी हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज बड़ी सौगात, आप इसे कह सकते हैं, जो दी गई है। और सबसे अहम बात यह है कि इस सौगात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसा लग रहा है कि इन विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से ऑक्सीजन डालने का प्रयास जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। क्योंकि देखिए, हर मुद्दे पर इस समय सियासत में भारतीय जनता पार्टी जो है घिरती नजर आ रही है। उसका मुख्य कारण, जो सबसे अहम कारण आप कह सकते हैं, वो 3 बार चेहरे बदलना ही रहा है। सबसे ज्यादा इस समय जो तंज कसा गया है भारतीय जनता पार्टी पर, यही है कि 3 बार उसने चेहरे ही बदले हैं। विकास के कार्यों को लेकर के कई सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि अभी हालिया दौर में बने जितने भी पुल थे उनमें से कई में जो है समस्या सामने आई थी। हाल ही में आपने देखा जो
ऋषिकेश और देहरादून के बीच का एक फ्लाईओवर था, उसमें डैमेज देखने को मिला। इसके साथ ही जो थानो रोड का फ्लाईओवर था वो डैमेज हुआ, और अभी जो मियांवाला फ्लाईओवर है वहाँ पर भी कई जगहों पर दरारों की सूचना आई है। ये नाराजगी जो है सीधी तौर पर देखने को मिल रही है, और आगामी समय में क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये जो योजना, ये जो सौगातें दी गई हैं, ये कामयाब होने वाली हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही उत्तराखंड की सियासत की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, उत्तराखंड की सियासत में अब एक नया धड़ा भी खड़ा हो चुका है। मेरे साथ मेरे पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आरपी रतूड़ी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इसके साथ ही कैलाश पंत जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं। पहला सवाल मेरा कैलाश जी आपसे होगा, क्योंकि बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तराखंड को भी दी है, पूरे देश को दी है। उत्तराखंड के आज उन्होंने कई विशेषताओं के बारे में वर्णन किया है, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि ये एक ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी ऑक्सीजन देने का प्रयास उन्होंने उत्तराखंड में किया है, क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी, मैं अपने देश के यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका उत्तराखंड के प्रति सदैव लगाव रहा है, और उन्होंने इस बात का जिक्र अपने भाषण में भी किया है कि उत्तराखंड उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, उत्तराखंड में वो क्या करना चाहते हैं। उन्होंने कहा सत्व भी यही है, तत्व भी यही है, यानी बहुत बड़ी बात उन्होंने आज कही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के लिए मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। के लिए आप वो ऋषिकेश आए, और उन्होंने जो है एक ऐसे प्लांट का उद्घाटन किया, यहाँ पर उत्तराखंड को दिया, जो बहुत अति आवश्यक है। ठीक है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि प्रत्येक जिले में ऐसा ऑक्सीजन प्लांट खोला जाएगा। बिल्कुल, यानी ये कैलाश जी बड़ी सौगात है। अभी मैं केवल फर्स्ट रिएक्शन ले रही हूँ। आरपी रतूड़ी जी, फर्स्ट रिएक्शन चाहूंगी आपका, क्योंकि देखिए बड़ी सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि ये ऑक्सीजन देने का एक बड़ा प्रयास है। काव्य जी, निश्चित तौर पर हम तो प्रधानमंत्री कहीं पर भी किसी प्रदेश में कहीं दौरा करते हैं तो वहां बड़ी अपेक्षाएं होती। बिल्कुल, ये सौगात तो वो विभिन्न प्रदेशों को दी, तो दिल्ली से भी दे सकते थे। अच्छी बात है कि उन्होंने उत्तराखंड को चुना, और उत्तराखंड तो अतिथि देवो भव की भावनाओं से काम करता है। लेकिन हमारी जो अपेक्षाएं थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में आम जनता को एक भरोसा दिलाया था कि उत्तराखंड के नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करेंगे, उत्तराखंड में पलायन को रोकेंगे, उत्तराखंड में हम विकास की गति बढ़ाएंगे। लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं थी वो खरी आपकी नहीं अपेक्षाएं उतरी। सफल नहीं हुई है। ब्रेक का वक्त हो गया, इसीलिए मैंने आप लोगों को फर्स्ट रिएक्शन लिया। इसके बाद डिबेट को शुरू करेंगे। फर्स्ट रिएक्शन हमने ले लिया, यहाँ रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दोनों मेहमानों के पास चलते हैं। कैलाश पंत जी, आपके पास आऊंगी। रतूड़ी साहब का कहना है कि यकीनन प्रधानमंत्री मोदी का आना, बड़ी सौगातों के साथ आना, ये एक उम्मीद होती है, लेकिन उत्तराखंड की अपनी कुछ समस्याएं हैं। उनकी सौगात कब उत्तराखंड के रहने वाले वासियों को दी जाएगी? बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, पलायन एक बड़ी समस्या है, विकास एक बड़ा समस्या है, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। इनसे कब छुटकारा मिल पाएगा उत्तराखंड के लोगों को? आप नोटा जी बोल रही ना? हेलो, हाँ जी कैलाश जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, रतूड़ी जी जो विषय को कह रहे हैं ना,
आप माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑल वेदर रोड के प्रदेश को आज तक क्यों नहीं दी किसी और प्रधानमंत्री ने? इस प्रदेश में जो है ऋषिकेश से लेके कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन दी है, जो अंडरग्राउंड जिसका कार्य बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और केदारनाथ धाम को और बद्रीनाथ धाम के लिए इतना उन्होंने पैकेज दिया है जिससे कि वहां हर यात्री को सुविधा रहे। जहां तक प्रदेश की जवानी और बेरोजगारी वाला विषय है, इस पर भी माननीय मोदी जी का पूरा पूरा ध्यान है। यानी हमारा देखने का दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। हम पॉजिटिव देखेंगे तो हमें सबसे अच्छी दिखाई देंगे। यदि हमने नेगेटिव पॉइंट बोलने ही हैं और उन्हीं पर बोलना है तो हमको सब गंदा ही गंदा दिखाई देगा, नेगेटिव ही दिखाई देगा। इसलिए जो चीजें इस उत्तराखंड में आज तक नहीं हुई, कांग्रेस ने अनेकों प्रधानमंत्रियों को दिया, उनका कितना दौरा इस प्रदेश में होता था, उन्होंने कौन सी चीजें इस प्रदेश के लिए की हैं और कितना उन्होंने यहाँ रोजगार दिया, कितना उन्होंने यहाँ की जवानी और पानी को रोका, इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं उनको देना चाहिए। आज मोदी जी ने जिस प्रकार से इस प्रदेश को अपनी प्राथमिकता में रखा है, उत्तराखंड के प्रति जिस प्रकार से चिंतन करते हैं, चिंतित रहते हैं, आज उस दिशा में स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। उत्तराखंड अपने आप में एक शक्तिशाली प्रांत बनेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। पलायन के साथ किसी राज्य का सशक्त बन पाना बहुत जटिल होगा कैलाश पंत जी। अगर युवा पलायन करते चले जाएंगे तो किसी भी राज्य को सशक्त कैसे बनाएंगे? हैं योजनाएं और उन योजनाओं पर काम चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोई एक तरफा काम चल रहा है। ठीक है। आरपी रतूड़ी जी, आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में कहा कि बहुत जल्द ही कुछ सालों में अब हमारा उत्तराखंड जो है वो 25 साल का हो जाएगा। 25 साल में उसकी वो तस्वीर सामने आएगी जिस पर लोगों को गर्व होगा। उत्तराखंड का देवभूमि होना ही अपने आप में जो उत्तराखंड के लोग हैं, जो देशवासी हैं, उनके लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर मैं विकास की बात करती हूँ उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आज इतने सालों 21 साल का तकरीबन उत्तराखंड हो चुका है और अभी तक वो विकास के उस पैमाने पर नहीं पहुंच पाया है। अभी हाल ही में जाकर के उसको राजधानी मिल पाई है, आज तक उसकी अस्थायी राजधानी थी। ये राज्य की स्थिति थी और शासन में आप भी रहे, शासन में भाजपा भी रही है। जी, अगर राजधानी नहीं मिल पाए तो उसका दोषी कौन है? जो राज्य बनाने का ठेका लेते हैं उन्होंने बिना राजधानी का राज्य दे दिया। हमारे साथ छत्तीसगढ़ और झारखंड बने थे, उन्हें तो राजधानी दी। तो आखिर गलती इनकी है तो सुधार किसको करना चाहिए? वो भी अभी भी अस्थायी भी है। अभी भी घोषणा जरा आप जाके दर्शन देखे, ग्रीष्मकालीन शीतकालीन अलग है। मैं कह रहा हूँ जी, जो गलती थी जब ये कहते हैं कि राज्य हमने बनाया तो राजधानी किसने दी थी? जो राज्य बनाने का ठेका ले रहे हैं ये उन्हीं की गलती का है। अगर वो अपनी गलती को सुधार रहे तो वो अपनी उपलब्धि में कहाँ है? ये तो इनकी गलती है। राज्य दिया था तो राजधानी भी देनी थी। आरपी रतूड़ी जी, जहाँ तक एक मिनट जरा बता दो। आदरणीय मोदी साहब, इस उत्तराखंड में अगर लखवाड़ी व्यासी बांध है, टिहरी डैम है, उत्तरकाशी मनेरी वाली बांध है, ये पानी का अगर इतने बड़े बड़े एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी डैम है, ये कब बने? ये कांग्रेस के कार्यकाल में बने। और जो ये अभी ऑल वेदर रोड कह रहे थे मान्यवर, ये बताएं कि ऋषिकेश से बद्रीनाथ केदारनाथ ये सड़क कब बनी थी? और दूसरा, ये रेलवे का जो अभी पंजी बड़ा ढोल पीट रहे थे, ये आदरणीय हमारे कार्यकाल में यूपीए सरकार में एंटोनी साहब इसका उद्घाटन निश्चित तौर पर जो सरकार आएगी उसे आगे बढ़ाएगी। ठीक है, ये उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन ऑल वेदर रोड को ये 4 धाम संपर्क मार्ग पहले के घोषित था। अरे भाई, आपने चौड़ीकरण के नाम पर उसको ऑल वेदर रोड दे दिया। वैसे तो आप बड़े ठेकेदार बनते हैं कि हिंदी है, हिंदू है, हिंदुस्तान है और नाम देते आप ऑल वेदर रोड। ठीक है आरपी रतूड़ी जी, ब्रेक का यहाँ वक्त हो चला है, छोटे से ब्रेक ले रुक रही, जल्द हाजिर होती हूँ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, पंच जी के पास जाऊंगी। पंच जी, जवाब चाहूंगी। रतूड़ी साहब ने कह दिया कि आपने कार्य तो बहुत सारे किए, लेकिन परिणाम धरातल पर नहीं है। सौगात, जब उत्तराखंड की जनता की बात आती है तो सौगात तो मिल जाती है, लेकिन उसकी व्यवस्था, उसकी हालत उतनी बेहतर नहीं होती है। रतूड़ी जी कांग्रेस के बैठे, मैं बीजेपी का बैठा। मैं उनसे क्या अपेक्षा करूं कि वह बीजेपी के कार्यों के जो है कोई सराहना करेंगे या उनके परिणाम की सराहना करेंगे। मैं रतूड़ी से इतना ही पूछना चाहता हूं कि पूर्व में 5 साल आपकी सरकार रही, आप 2 काम गिना दो जो आपने उत्तराखंड के हित के लिए किए हो। बाकी आप छोड़िए, हम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, या फिर नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। रतूड़ी जी की सरकार रही, उस सरकार में क्या हुआ? 5 साल झगड़ा करने के अलावा, लड़ाई लड़ने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा उसमें क्या दिखाई दिया था उस सरकार? और जब वह सरकार इस प्रकार की रही, तभी 2017 के विधानसभा चुनाव में 11 सीटों में कांग्रेस सिमट के, यदि उन्होंने कोई काम किए होते, कोई अच्छा परिणाम दिया होता, तो उनको जनता क्यों नकारती? आज विषय इस बात का है कि वह अपना आकलन करें, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, उसने परिणाम दिए नहीं दिए, उसके परिणाम आएंगे नहीं आएंगे, ये कोई चिंता के विषय उनके लिए नहीं है। इसका चिंता हम करेंगे, हमने क्या दिया, हमारे काम का परिणाम आया नहीं आया, जनता करेगी इसका निर्णय। आप सिर्फ रतूड़ी से इतना पूछे कि पिछले 5 साल के उस कार्यकाल में उनकी सरकार ने ऐसे 2 उपलब्धियां बता दी उत्तराखंड में जो उन्होंने की। यदि उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो आपकी बात बिल्कुल वाजिब है। आप सवाल पूछ सकते हैं, अब इसका जवाब मैं रतूड़ी साहब से लूंगी भी। अभी तक उत्तराखंड में 2 ही राजनीतिक दल थे जो चुनाव लड़ते थे, आप और रतूड़ी साहब का दल जो है, कांग्रेस और भाजपा। अब इस चुनावी मैदान में एक नया राजनीतिक दल है, और इससे पहले आप दोनों एक दूसरे पर इतनी छीटाकसी कर चुके हैं अभी तक उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड की जनता ने केवल आप दोनों को ही मौका दिया है। सरकारें अदली बदली गई हैं, यहाँ तो शासनकाल भी किसी का मुख्यमंत्री पूरा नहीं कर पाया एक बार को छोड़ करके। ये स्थिति रही है सरकारों की उत्तराखंड के अंदर। एक स्थायी सरकार देना तक जो है इस समय बस की नहीं है किसी भी राजनीतिक दल की उत्तराखंड के अंदर। ये हालात है इस समय। इस बीच आम आदमी पार्टी भी अब दौर आजमाने वाली है, इस पर क्या कहेंगे? ये उत्तर मुझे देना है? हाँ जी, इसका उत्तर मुझे देना है? नहीं, आपने किससे पूछा? हाँ पंच साहब, मैंने आपसे पूछा, जवाब चाहूंगी, क्योंकि अभी तो सत्ता में आप ही है ना, और एक अगर नया सियासी दल आपसे लड़ने के लिए आ रहा है तो जवाब आप से लूंगी। देखो क्या है जी, सियासी दल यदि आप पार्टी आ रही है तो हमको कहीं कोई घबराहट नहीं है। हमारी लाइन बड़ी है, हमेशा यदि आपको काम करना है हमेशा अपनी लाइन को बड़ी करके रखो। यदि आपकी लाइन में दम ही नहीं होगा, आपकी लाइन छोटी होगी, तो आपको कोई भी रोड के कुचल के चले जाएगा। हमारी लाइन बड़ी है, आप पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई तीसरी पार्टी हो, हमें उस दिशा में जाना ही नहीं है। आज हमारा चुनाव के लिए इतना होमवर्क हो चुका है भारतीय जनता पार्टी का, हमको पूरा विश्वास है कि जो होमवर्क के आधार पर हम भारतीय जनता पार्टी को पुनः 2022 में सत्ता में वापस ला रहे हैं और बड़े अच्छे सीटों के मार्जिन से ला रहे हैं। ठीक है, अब रतूड़ी साहब इस पे क्या राय रखते हैं? रतूड़ी साहब भी रहे हैं उत्तराखंड में, बड़ा लंबा इनका भी शासन काल रहा है, थोड़ा टुकड़ों टुकड़ों में रहा है लेकिन शासन काल रहा है। रतूड़ी साहब, भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि दोबारा अच्छी सीटों के साथ वो सत्ता पर काबिज होगी। आम आदमी पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार से, बेईमानी से, पलायन से, बेरोजगारी से इतनी त्रस्त हो चुकी है उत्तराखंड की जनता कि अब आप दोनों को ही मौका नहीं देगी। नहीं देखिए काव्या जी, देना ही नहीं है। उन्होंने क्या हालत कर रखी है उसको हर उत्तराखंडी जानता है। तब बोलूं? पंच साहब बोलने दीजिए रतूड़ी साहब को। हाँ रजनी बोलिए, सॉरी। देखिए इनको जब मालूम है कि उत्तराखंड राज्य बना तो कितने मेडिकल कॉलेज थे, किसकी देन है, कितने सिरकुल थे, कितने इंडस्ट्रियल, ये सब सितारगंज हो, चाहे आपका हरिद्वार का सिरकुल हो, चाहे सिलापुर का हो, किसने बनाया? 96 ब्लॉक है हमारे, उनमें पॉलिटेक्निकल ITI किसने दिए? हमारे जो सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज है और ये हमारे जो सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर है, किसने दिए? अरे भाई ये कांग्रेस की जो है, कांग्रेस काम करती है, और कांग्रेस ने 10 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए, तो आपने 8 मुख्यमंत्री दिए, आपने तो उत्तराखंड पे 2 दिए। और अगर आपकी सरकार इतनी बेहतर थी तो आपको आखिर ये चुनाव के 6 महीने में 3 मुख्यमंत्री क्यों बदलने पड़े? इसका मतलब आपने तो मोहर खुद लगाई है कि हमारे पहले
जो दो मुख्यमंत्री थे ये निकम्मे थे, इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने विकास नहीं किया, तभी तो आपको चेहरा बदलना पड़ा ढकने के लिए कि ताकि लोगों के सामने नया चेहरा ले जाए। अगर उन्होंने पहले वालों ने काम किया होता, कोरोना काल में बेहतर काम किया होता, ये तो केवल आपने लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया चेहरा दे दिया। गुमराह कब तक कर पाएंगे रतूड़ी साहब? उत्तराखंड की जनता आप समझदार हो चुकी है, पैमाना बदल चुका है अब। काफी जी मैं यही तो कह रहा हूँ, ये मोहर तो इन्होंने लगाई, हमने नहीं लगाई। इन्होंने खूब घोषित किया कि हमारे 4.5 साल के कार्यकाल निकम्मे रहे हैं, और अब 6 साल में, ये 6 महीने में ये कह रहे हैं कि नया चेहरा आया, उसके नाम पर शायद पार लगा दें। ये हमारी उत्तराखंड की प्रबुद्ध जनता इसे इतनी भोली समझते हैं। रतूड़ी साहब, समय मेरे पास समाप्त हो गया, समय मेरे पास समाप्त हो गया। यकीन आपकी आखिरी बात के साथ ही समाप्ति करूंगी। प्रबुद्ध हो चुका है उत्तराखंड की जनता, बहुत बखूबी जानती है कि चुनाव में वोट किसको देना है, क्योंकि इतने लंबे समय में एक राज्य बनने के बावजूद अगर अभी भी स्थितियां स्थिर नहीं हो पा रही हैं तो फिर उत्तराखंड की जनता को समझदारी से वोट बिल्कुल चयनित करना पड़ेगा। मेरे साथ इस स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।